नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और मैं तो अच्छा हूँ ही। दोस्तों, रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपने जो पिछला लेक्चर देखा होगा उसका नाम था सूचना और संचार प्रौद्योगिकी भाग 0। जैसा कि आपको पता है कि जो नया सिलेबस आया है 2020 उसके प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 में 9वें इकाई में उस पर 9 लिखा हुआ है। सिलेबस मैंने आपको बताया है और सिलेबस आप चाहें तो ओपन करके बैठ सकते हैं। इकाई 9 का नाम रखा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो पुराना सिलेबस हमारा था 2019 या उससे पहले, उसके प्री में था या नहीं था, उसके मेंस में था या नहीं था। इसके साथ ही मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो प्री का हमारा नवा इकाई है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, क्या इस नए सिलेबस के मुख्य परीक्षा में है या नहीं है। तो इन बातों का उत्तर आपको सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के भाग 0 जो रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है देख सकते हैं और इनका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आज इस क्लास का विषय वस्तु है दूर संचार तकनीक या सूचना और संचार तकनीक को क्रमबद्ध करके पढ़ना, और जब तक ये पूरी सीरीज में इस सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर लिया जाता तब तक ये सीरीज आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों, जो प्रारंभिक परीक्षा का इकाई 9 है उसमें आप देखेंगे तो सिलेबस का नाम तो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। उस सिलेबस के नीचे 1 2 3 4 5 बिंदु बनाया है और उन 5 बिंदुओं में अलग अलग बात लिखा है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है। अब अगर हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हों या ऐसा बोलें हम कि बहुत साइंस का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं हो हमारे पास, तो हम सोच सकते हैं कि हर एक बिंदु 20-20 मिनट में 30-30 मिनट में कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से 1.5-2 घंटे में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको कवर करने के लिए, इसको सही तरीके से पढ़ने के लिए हमको कई घंटे लगेंगे। लेकिन अगर एक बार आप सही से इसको पढ़ लोगे तो प्रीलिम्स तो कवर होगा ही, मेंस में जो कुछ भी इससे जुड़ा हुआ पार्ट है वो भी साथ ही साथ कवर हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसी यूनिट को संक्षिप्त में रट्टा मार कर पढ़ लें या मैं पढ़ा दूं तो बहुत लंबे समय तक आपको याद नहीं रहेगा। और अगर रटना ही है तो मार्केट में बहुत सी किताबें आपको मिल जाएंगी इस पर, उसको लेके रट सकते हैं। क्लास का तो मतलब ये है कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। इसलिए जो रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल है उस पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से एक सीरीज चलेगी जिसमें आपको पूरी तरीके से इसको समझाया भी जाएगा और ज़रूरत पड़े अगर आपको लिखने का तो लिखवाया भी जाएगा। अगर आपको लगता है कि बोर्ड पर जो बातें मैं पढ़ाता हूँ उसमें से या जो टॉपिक मैं लिखता हूँ उन टॉपिक्स के बारे में कुछ लिखना भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं समझाने के बाद उन्हीं बातों को आपको बोल दूंगा और आप उसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। दूरसंचार तकनीक या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के
पॉइंट वन को। पॉइंट वन क्या है? पॉइंट वन अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिकी। देखिए मैं सिलेबस से ही लिख रहा हूँ, जो आपका ये नया सिलेबस आया है 2020 का, इसी सिलेबस के पॉइंट 9 को मैं लिख रहा हूँ, 9 का पॉइंट 1 को। और ऐसे ही हम पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए इसमें क्लियर लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिकी, उसके बाद लिखा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो पॉइंट 1 में यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिकी कॉमा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब यहाँ पढ़ते समय सबसे पहले हमको ये समझना है कि आखिर में जो ये पॉइंट का नाम दिया है हमको, इलेक्ट्रॉनिकी, फिर सूचना, फिर संचार, फिर प्रौद्योगिकी, तो आखिर में इलेक्ट्रॉनिकी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकी का मतलब क्या है? सूचना का मतलब क्या है? और संचार का मतलब क्या है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रौद्योगिकी क्या है पता होगा, क्योंकि अगर 10th क्लास तक भी हम साइंस पढ़ते हैं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी बार बार शब्द आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रौद्योगिकी पता हो, और नहीं भी पता हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। मैं ये सारी चीज़ें जो भी आवश्यक होगा, देखिए विज्ञान पढ़ने के बाद ही प्रौद्योगिकी समझ में आती है, और इसलिए अगर आप देखेंगे तो किसी भी सिलेबस में पहले विज्ञान देता है फिर प्रौद्योगिकी देता है, क्योंकि विज्ञान अगर हमको नहीं पता है तो प्रौद्योगिकी समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मुश्किल आसान हो जाए। इस चैप्टर में जहाँ भी साइंस की कुछ बातों का जिक्र होगा, उन बातों को मैं साथ साथ समझाते चलूँगा कि साइंस में इसका मतलब क्या है, जिससे कि आपको अलग जगहों से पढ़ना और फिर आपको समझ में नहीं आए कोई बातें, उसके कारण आगे का जो, जैसे मान लीजिए मैं आपको इलेक्ट्रॉनिकी पढ़ाना शुरू किया और इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन, एक शब्द आएगा इलेक्ट्रॉन, और मान लेते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिकी भी समझ में ना आए। तो इसलिए मैं एकदम शून्य से इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा, हर एक बात को डिटेल में आपको समझाया जाएगा। बस आपका काम ये है कि आप कॉपी पेन लेकर और ध्यान से इस लेक्चर को देखते रहें। तो इलेक्ट्रॉनिकी का मतलब क्या है ये समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि सूचना क्या है, फिर संचार क्या है, और फिर इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर क्या क्या और बातें हैं वो भी देखेंगे। सूचना के अंदर क्या क्या बातें हैं ये भी देखना है, और संचार के अंतर्गत क्या क्या और चीज़ें शामिल हैं उनको भी देखना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन बातों को समझना, संक्षिप्त तरीके से हम ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिकी क्या है, सूचना क्या है, संचार क्या है, और उसके बाद अच्छा प्रौद्योगिकी भी आपको समझना है तो ये भी बता दूंगा कि प्रौद्योगिकी क्या है। उसके बाद हम लोग टॉपिक उठाएंगे फिर इलेक्ट्रॉनिकी क्या है ये समझ चुके हैं। देखिए पूरा इलेक्ट्रॉनिकी कवर करके सूचना पे जा सकते हैं, हम पूरा सूचना कवर करके संचार पे जा सकते हैं, लेकिन जो यूनिट का नाम है इसको हम पहले ही समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिकी क्या है, सूचना क्या है, संचार क्या है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो जो सिलेबस में बात लिखी है उसका मतलब तो हम समझ गए, तो पढ़ना फिर आपको और थोड़ा सा उत्सुकता बनता है। इसलिए मैं इनको पहले परिभाषित करूंगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकी को उठाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉनिकी में सिलेबस को पूरा कंप्लीट करूंगा, फिर सूचना हेडिंग बनाऊंगा तो सूचना को पूरा कंप्लीट कराऊंगा, जो कुछ भी इसके अंदर आएगा विस्तार से, और ऐसे ही संचार को। वो तीनों बातों को समझने का थोड़ा हम कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकी क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉनिकी क्या है, अगर हम इसकी बात करें एक एक को ही बोर्ड पर लिखते चलें जिससे कि आपको देखने में भी कोई व्यवधान न हो। देखिए इलेक्ट्रॉनिकी, और जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स।
इलेक्ट्रॉनिकी क्या है समझिए ध्यान से। पहले तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या होते हैं। देखिए, एक तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, और उपकरण को हम युक्ति भी बोलते हैं। उपकरण को युक्ति भी बोलते हैं। मैं युक्ति बोल रहा हूँ, युवती नहीं। तो देखिए, हम बोलेंगे क्या कि ऐसे उपकरण जो, या ऐसे उपकरण जिनकी क्रियाविधि इलेक्ट्रॉनों के नियंत्रित प्रवाह पर आधारित होती है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बोलिए या फिर आप युक्ति बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युक्ति कहलाते हैं। अभी सारी बात आपको समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्ट ये चीज़ है क्या। देखिए, कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉनिकी क्या है, तो पहले तो आप ये बताएं कि ऐसे उपकरण जिनकी क्रियाविधि या जिनकी क्रिया इलेक्ट्रॉनों के नियंत्रित प्रवाह पर आधारित होती है, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति कहलाते हैं। फिर इसके बाद हम बोल सकते हैं क्या, इसके बाद हम बोलेंगे क्या, भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की क्रिया एवं उनकी अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। देखिए, सिंपल, इसको रटना नहीं है, इन बातों को आपको रटना नहीं है। और अभी ये लेक्चर जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा आपको हर बात क्लियरली समझ में आएगी। आप पहले कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में, तब भी धैर्य से बात को सुनते रहिए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिकी को परिभाषित करना था हमें, तो हमने क्या बोला कि ऐसे उपकरण या युक्ति जिनकी क्रियाविधि इलेक्ट्रॉनों के नियंत्रित प्रवाह पर आधारित होती है, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति कहलाते हैं। और भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों, आपको अगर लगे छोटा करना तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन किया जाता है बोल सकते हैं। केवल बोल दीजिए इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की क्रिया एवं उनकी अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। अब इसमें एक मूल बात बार बार आ रही है, क्या, इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन पता है तो ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों के नियंत्रित प्रवाह की बात कर रहे हैं और फिर इनका जो क्रिया विधि है उसी का अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिकी। तो थोड़ा सा हम पहले इलेक्ट्रॉन को समझ लेते हैं। मैं जहाँ जहाँ कुछ भी ऐसी बात आएगी विज्ञान की, उसको वहीं क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो देखिए, हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन क्या है।
अब खैर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है अगर हम इसकी बात करें तो रसायन विज्ञान क्या बोलता है कि इस ब्रह्मांड के हर एक वस्तु जो हैं वो क्या हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, कणों से मिलकर बने हैं। और इस छोटे छोटे कणों की जो बात है, इसमें कहा गया है कि इस छोटे छोटे कण को आप साइंटिफिक भाषा में बोल सकते हैं क्या, अणु से मिलकर बने हैं। छोटे छोटे कण बोलने में दिक्कत है तो आप बोलिए क्या कि पूरे इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तु है वो सब क्या है, अणु से मिलकर बनती हैं। कई अणु जुड़ते हैं और वो निर्माण होता है। फिर ऐसा कहा जाता है कि जो अणु हैं, कोई भी एक अणु है, ये अणु क्या होते हैं, कई परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, कई परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। देखिए पहले क्या कहता था कि जो अणु है ये सबसे छोटा चीज़ होता है, इससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। फिर बाद में बताया गया कि नहीं, सबसे छोटा परमाणु होता है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि परमाणु के अंदर जाके हमने देखा तो उसमें एक नाभिक मिलता है, उसमें एक नाभिक मिलता है। फिर हमने अगर इसको देखा तो उसमें क्या मिला, नाभिक के अंदर एक धनावेशित कण मिला, एक धनावेशित कण मिला और एक उदासीन कण मिला, अर्थात जिस पर कोई आवेश नहीं था। एक उदासीन कण मिला और एक धनावेशित कण मिला। और फिर देखा गया कि जो ये नाभिक है इसके बाहर ऐसे जैसे प्याज के छिलके होते हैं, इस तरीके से इसमें कई कोष बने हैं, कई कक्षाएं बनी हैं। और इन सभी कक्षाओं में एक और पदार्थ मिलता है जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन कक्षाओं में लगातार चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है। तो देखिए पहले क्या बोला गया कि ब्रह्मांड के सारे वस्तु जो हैं वो क्या छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने हैं। फिर आगे बात कही गई कि ये जो अणु हैं ये भी क्या कई परमाणुओं से मिलकर बने हैं। और फिर जब परमाणु को अंदर जाके हमने देखा तो पता चला कि परमाणु के अंदर नाभिक है, परमाणु के अंदर एक नाभिक है जिसमें दो कण होते हैं, एक धन आवेशित होता है और एक उदासीन होता है। और उन नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं पाई जाती हैं और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है जो कि एक ऋणावेशित कण है। अब ये मेरे समझाने का मतलब ये है कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन क्या है और फिर आगे विद्युत की बात इसमें खूब होगी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन और विद्युत को आपको क्लियरली समझना जरूरी है। देखिए अब इसके आगे अगर हम देखें तो फिर ये बताया गया, अच्छा अब इसके बारे में डिटेलिंग नहीं करेंगे। जैसे परमाणु है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा। शुरू में बोला था परमाणु क्या है, सबसे सूक्ष्म कण है, उससे नीचे कुछ नहीं होता है। आज अगर हम जाके देखें तो परमाणु से छोटे बहुत से कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, पाई मेसॉन, बहुत कुछ चीज़ें हैं। अब परमाणु से नीचे हमने नाभिक देखा, नाभिक के अंदर हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर लिया कि जो धनावेशित कण था, देखिए धनावेशित जो कण था इसका नाम बोला गया प्रोटॉन। और चूँकि मैं प्रौद्योगिकी पढ़ा रहा हूँ इसलिए इसमें इतना विस्तार नहीं दे रहा हूँ कि प्रोटॉन का प्रोटॉन नाम किसने दिया, प्रोटॉन की खोज किसने किया, क्योंकि ये केमिस्ट्री का विषय है। मैं तो बस यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ कि जो टर्म मैं यूज करूँगा बार बार वो है क्या। तो धनावेशित कण जो होते हैं वो क्या है, प्रोटॉन। और जो ये उदासीन कण है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है, वो क्या है, न्यूट्रॉन। उसका नाम दिया गया न्यूट्रॉन। और फिर जो ये बाहर घूम रहा था इसका नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। कौन दिया चाहूँ तो मैं यहीं बता सकता हूँ, लेकिन लेक्चर और लंबा होगा, दूसरे तरफ डाइवर्ट होगा। इसलिए हम उतने साइंस को ही पढ़ेंगे जितना
हमारे प्रौद्योगिकी में के किसी टॉपिक में आवश्यक है। जिस टॉपिक में जितना आवश्यक होगा उतना पढ़ेंगे। जब जब बीच में कोई शब्द आएगा उस शब्द को मैं आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको क्लियरली बात समझ में आ जाए। अब इलेक्ट्रॉन इसका नाम दिया गया जो ऋणावेशित है। उसके इसी इलेक्ट्रॉन की मैं अभी बात कर रहा हूँ। अभी जो मैं आपको बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की, तो यही इलेक्ट्रॉन था। थोड़ा सा इस बात को और समझ लें, क्योंकि एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ तब से कि ये धनावेशित होता है, ये ऋणावेशित होता है, और ये क्या होता है, सॉरी, ये धनावेशित, ये उदासीन और ये ऋणावेशित होता है। तो आपके मन में सहज रूप से एक प्रश्न उठ सकता है कि ये आवेशित आवेशित क्या है। आवेशित जो बोल रहे हैं इस शब्द का मतलब क्या है। देखिए, आवेश क्या है कि जब कभी फिजिक्स में अगर हम देखें तो बोला जाता है कि जब किन्हीं दो अलग अलग प्रकृति के पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जब किन्हीं दो अलग अलग प्रकृति के वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो इनमें एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है जो छोटी छोटी और हल्की वस्तुओं को अपने तरफ खींचने लगता है। तो जिस गुण के कारण ये हो रहा है उसी गुण को हम क्या बोल देते हैं, आवेश। अगर गुण के हिसाब से आपको नहीं समझना है तो आप इस तरीके से समझिए कि जब किन्हीं दो अलग अलग पदार्थों के, अच्छा अलग अलग मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ, देखिए इस प्रकृति में जो पदार्थ हैं उसमें से एक होता है जो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है। मैक्सिमम आप देखेंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। मतलब एक पदार्थ दाता प्रकृति का होता है और दूसरा पदार्थ ग्राही प्रकृति का होता है। मतलब ये हमेशा क्या करेगा, दान करेगा। इसके पास भले ही थोड़ी चीज़ें हैं तब भी ये दान करेगा, और ये इसके पास बहुत ज़्यादा है उसके बाद भी क्या करेगा, ग्रहण ही करेगा, देने का प्रयास नहीं करेगा। मतलब पूरी तरीके से ये भिखारी प्रकृति का होगा, इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करता रहेगा, लेता रहेगा, और ये दान करता रहेगा। तो जब दो भिन्न भिन्न प्रकार मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि एक दाता प्रकृति का हो और एक ग्राही प्रकृति का हो। जब एक दाता और एक ग्राही प्रकृति के वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इन वस्तुओं के ऊपर एक भौतिक राशि उत्पन्न हो जाती है। भौतिक राशि फिजिक्स का टॉपिक का बात है। तो एक भौतिक राशि उत्पन्न हो जाती है और वो राशि क्या करती है, तो छोटे छोटे और हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसी वस्तु को क्या बोल देते हैं, आवेश, या उसी राशि को हम क्या बोल देते हैं, आवेश। मैं जनरल इतिहास का लैंग्वेज यूज करना चाह रहा हूँ यहाँ, विज्ञान का लैंग्वेज यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि विज्ञान का लैंग्वेज यूज करेंगे तो आपको समस्याएं जाएंगी। आपको बात समझ में जाना चाहिए कि है क्या ये। तो आवेश क्लियर हो गया कि जब दो अलग अलग प्रकार के अर्थात दाता और ग्राही प्रकृति के वस्तुओं को, पदार्थों को आपस में रगड़ा जाए तो रगड़ने के पश्चात उन पर एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है या उन पर एक विशेष भौतिक राशि उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण वे छोटे और हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। कैसे, तो हम देखते हैं छोटे क्लासों में अक्सर हम क्या करते हैं कि ऐसे पेन को बाल में रगड़ते रहते हैं और रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े रखते हैं और उसके पास ले आते हैं तो आके ऊपर चिपक जाते हैं उसके। कई बार आपने ऐसा देखा होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि जो प्लास्टिक की चेयर है उस पर किसी को बैठा देते हैं बच्चे और बोलते हैं कि पैर ऊपर कर लो, और पीछे कपड़े से उसको मारते हैं, और फिर जो पैर ज़मीन पर रखा हुआ व्यक्ति है उससे बोलते हैं कि आप इनको छुओ। और जैसे ही उनको छूता है वो व्यक्ति तो उसको छोटी मतलब हल्की सी करंट लगती है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब पीटा जा रहा है उसको प्लास्टिक से ऐसे, तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ आवेश बन जा रहे हैं, और जैसे ही नीचे खड़ा व्यक्ति मतलब ज़मीन पर जिसके पैर हैं वो उसको पकड़ता है तो वो आवेश क्या हो जाते हैं, उसके अंदर से बहते हैं और इसलिए उसको
हल्का सा करंट महसूस होता है। फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आवेश क्या है आप समझ गए होंगे। अब आवेश दो प्रकार के होते हैं ऐसा देखा गया है। पहले क्या होता था, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के हिसाब से आपको बता देता हूँ। अगर भौतिकी के हिसाब से मैं बताऊँ तो ये होता है कि अगर हम किसी कांच की छड़ को, यदि हम किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ दें, रेशम के कपड़े से रगड़ें। मैंने एक कांच, मैं यहाँ कांच बोल रहा हूँ, शीशा नहीं बोल रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि शीशा अलग चीज़ है और कांच अलग चीज़ है। कांच रेत वगैरह से बनाया जाता है जिसमें हम फेस देखते हैं अपना, और भी अलग अलग जगहों पे कांच का प्रयोग करते हैं। और जो शीशा होता है वो अलग चीज़ है। शीशा, अगर आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे विज्ञान में, तो उस आवर्त सारणी में तत्व दिए गए हैं। उन तत्वों में से एक कौन है? शीशा, Pb, जो काफ़ी मतलब बेकार भी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। आप कई बार देखेंगे कि पानी में सीसा की मात्रा बढ़ गई तो हमें नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, अब ये भौतिकी में अगर हम देखें तो क्या बताया हमें कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ो। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक कांच का छड़ ले लिया, यहाँ एक रेशम का कपड़ा ले लिया, इन दोनों को रगड़ता हूँ। तो ऐसा परिभाषा दिया गया है कि रगड़ने के पश्चात ये जो कांच है, इस कांच की छड़ पर जो भी आवेश उत्पन्न होगा, आवेश क्या है बता ही दिया मैं आपको कि आवेश वही है जब रगड़ने के पश्चात दोनों पर कुछ ना कुछ राशि उत्पन्न हो जाती है या दोनों में कुछ गुण आ जाता है, और उन गुणों के कारण क्या करते हैं, छोटी छोटी एवं हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ वो आकर्षित करने लगते हैं। तो उसी गुण को या उसी राशि को अगर आप मानते हैं तो क्या बोलते हैं, आवेश। तो बोला गया कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर जो भी आवेश उत्पन्न होते हैं उन आवेश को आज हम क्या बोलते हैं, धनावेश। आज हम उसको बोलते हैं धनावेश। और पहले इसको हम बोला करते थे क्या, कांचाभ। पहले इसका नाम था कांचाभ। ऐसे ही बताया गया कि जब एक प्लास्टिक का छड़ ले लीजिए, हालांकि जब भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें एबोनाइट नाम का शब्द यूज किया जाता है। तो एबोनाइट नाम का शब्द हम न यूज करके यहाँ प्लास्टिक कर लेते हैं। एबोनाइट एक लकड़ी जैसा पदार्थ होता है जो एशिया माइनर में मिलता था। अब एक और नई बात कि भाई एशिया माइनर क्या है, तो आप देखेंगे जो आज की टर्की है और उसके आसपास का जो भी एरिया है उसको पहले एशिया माइनर बोला जाता था। तो वहाँ पर कोई एक लकड़ी जैसी चीज़ मिलती थी, उसको एबोनाइट कहा गया है। हम तो इसको अभी प्लास्टिक समझते हैं क्योंकि इसकी कहानी वहीं से जन्म लेती है। थेल्स नामक एक विद्वान थे और उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया। धीरे धीरे आवेश की तरफ हम आगे बढ़ गए। किसी और लेक्चर में उसको शामिल करेंगे जब विज्ञान पढ़ेंगे तब। तो प्लास्टिक की छड़ को अगर हम ऊनी कपड़े से रगड़ दें, प्लास्टिक की छड़ को अगर ऊनी कपड़े से रगड़ दें तो फिर उस समय प्लास्टिक पर जो कुछ भी आवेश आता है उस आवेश को हम क्या नाम दे देते हैं, ऋणावेश। अर्थात भौतिक विज्ञान के हिसाब से अगर हमको धनावेश और ऋणावेश समझाना हो किसी को तो बस इतना बोलेंगे कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर उत्पन्न होने वाले आवेश को धनावेश कहते हैं। और जब किसी प्लास्टिक की या एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हो जाता है उस आवेश को हम क्या बोलते हैं, ऋणावेश। ठीक है। और पहले इसको क्या बोला जाता था, मैं यहाँ अभी देखिए इसको बोल रहा हूँ कि ऋणावेश, इसमें जो उत्पन्न हुआ उसको ऋणावेश बोल रहे हैं हम। और पहले इसको बोला जाता था रेजिनी, पहले इसको बोला जाता था रेजिनी। और बहुत लंबे समय तक रेजिनी और काचाभ नाम ही चल रहा था। एक विद्वान अमेरिका के एक
विद्वान थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने काचाभ का नाम बोल दिया कि ये धनावेश है, और ऋणावेश का नाम बोल दिया रेजिनी है। सॉरी, ऋणावेश का नाम बोल दिया ऋणावेश। तो इसलिए मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए आज हम वर्तमान में काचाभ और रेजिनी न बोलकर ऋणावेश और धनावेश नाम देते हैं, बोलते हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपको इस जो परिभाषा पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिकी का, उसमें इलेक्ट्रॉन शब्द आया। उस इलेक्ट्रॉन शब्द को समझने की कोशिश किया तो उसमें आवेश आ गया, और आवेश के दो प्रकार आ गए। अब जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए मैं इसके नीचे भी और जाके आपको समझाने का प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन हमें अपने सिलेबस को भी ध्यान रखना है कि सिलेबस को भले 100% ना हो, 110% कवर करें जो उसमें चीज़ें दी गई हैं, और समझ में भी आ जाए। अब ये बातें आपको जो यहाँ बता रहा हूँ, ये आपको साइंस में भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तरीके से साइंस का भी पार्ट जितना इस इकाई में आवश्यक है वो भी आपका साथ साथ कवर हो जाएगा। थोड़ी बात और समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब अगर हम बात करें तो ऋणावेश और धनावेश की हम बात करें, थोड़ा सा रसायन विज्ञान के हिसाब से इसको समझें। मैंने फिजिक्स के हिसाब से आपको समझा दिया, अब थोड़ा रसायन विज्ञान के हिसाब से आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए, अभी शुरू में ही आपको मैं बताया कि रसायन विज्ञान क्या कहता है कि इस ब्रह्मांड की, मैं छोटे छोटे यहाँ वर्ड लिख रहा हूँ, आप चाहें तो पूरा लिख लीजिएगा। इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं किससे बनी हैं? अणुओं से मिलकर बनी हैं, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हैं। फिर बताया गया कि जो अणु होते हैं वो क्या परमाणु से मिलकर बने हैं। फिर बताया गया कि जो परमाणु है उसके अंदर एक नाभिक है, और नाभिक के अंदर एक ऋणावेश है और एक धनावेश है। अब देखिए, उदासीन शब्द आपको ऐसे ही समझ में आना चाहिए कि जिस पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ उसको ऋणावेश, जिस पर धन आवेश उत्पन्न हुआ उसको धनावेश, और जिस पर दोनों में से कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, न तो धनावेश है और न तो ऋणावेश है, उसको हम क्या बोलते हैं? उदासीन। तो मैंने आपको बताया था कि नाभिक में एक धनावेशित कण होता है जिसका नाम है प्रोटॉन, और एक उदासीन कण होता है जिसका नाम क्या है? न्यूट्रॉन। और फिर हमने देखा कि नाभिक के चारों ओर कक्षाएं पाई जाती हैं। इन कक्षाओं में एक ऋणावेशित कण चक्कर लगाता रहता है, और उस ऋणावेशित कण का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इतनी बात हमने पहले भी समझा था, फिर एक बार समझ लिए। अब भौतिकी के हिसाब से धनावेश ऋणावेश आपको आ गया है, तो रसायन विज्ञान के हिसाब से भी थोड़ी इस बात को समझिए। देखिए, अब क्या बताया गया कि जब इसको अध्ययन किया गया केमिस्ट्री में, तो बताया गया कि जो ये परमाणु होता है, इस परमाणु में एक खास बात है। क्या बात है? तो किसी भी परमाणु को उठा लीजिए आप, उसमें क्या होता है? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन बराबर नहीं होता है। तो वो रसायन विज्ञान की बात है, आप समझिएगा। बस ये समझिए कि परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, मतलब नाभिक में जितना प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन इन बाहरी कक्षाओं में घूमेंगे, दोनों करेक्ट बराबर रहेंगे आपस में। अच्छा, अब जो प्रोटॉन पर आवेश होता है, आवेश मैंने अभी आपको समझाया, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसका मान होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या है? आवेश का मात्रक है। साइंस आप पढ़े होंगे, जैसे कई बल का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन रियल में एक विद्वान थे, उनके नाम पर रखा गया है। वैसे ही कूलाम एक विद्वान का नाम है, चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलाम। चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलाम, और उनके नाम पर इसका आवेश रख दिया गया है कूलाम। तो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? एग्जैक्ट इतना ही होता है, लेकिन माइनस में होता है, -1.6 × 10⁻⁻19।
और इसका भी मात्रक क्या है, कूलाम। अब आप थोड़ा समझिए, इतना तो गणित आपको पता होगा कि +2 और -2 कितना होगा, 0 होगा। क्या प्लस माइनस कुछ भी आया, नहीं आया, मतलब 0 आ गया। 5 -5 + 5 क्या आएगा, 0। तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि जो हमारा परमाणु होता है, इस परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन पर आवेश प्लस, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही आवेश माइनस। तो अगर एक परमाणु में सारे प्रोटॉनों को जोड़ लें और सारे इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लें, फिर इनको आपस में जोड़ें, तो रिजल्ट क्या जाएगा, 0, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि जो परमाणु होता है वो अपने आप में क्या होता है, उदासीन होता है। जो परमाणु होता है वो अपने आप में उदासीन होता है, अर्थात उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं और उसको जोड़ने पर 0 बन जाता है, कोई आवेश बनता ही नहीं है। एक बात और समझ सकते हैं आप, नाभिक का प्रकृति कैसा होता है, क्या नाभिक धनावेश होता है या ऋणावेश होता है या उदासीन होता है। तो आप बता सकते हैं कि नाभिक में तो बस क्या है, प्रोटॉन है प्लस वाला और न्यूट्रॉन है 0 वाला, नाभिक तो इतना ही है ना। तो इस नाभिक में अगर हम प्लस को और 0 को जोड़ेंगे, देखिए +5 + 0, रिजल्ट तो +5 ही आएगा ना। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, प्लस और उदासीन। तो हम बोल सकते हैं कि नाभिक जो होता है उस पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है, क्योंकि नाभिक पे इनको जोड़ा तो आया धनावेश। तो एक परमाणु अपने आप में कोई आवेश उस पर नहीं होता है, 0 होता है, उदासीन होता है। लेकिन जो नाभिक होता है वो अपने आप में क्या होता है, प्लस। और तभी तो ऐसा हो रहा है कि नाभिक में प्लस है और बाहरी कक्षाओं में एकदम उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, और इसलिए जोड़ रहे हैं तो पूरा परमाणु क्या बन जा रहा है, उदासीन बन जा रहा है, उस पर कोई आवेश नहीं है। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि ये जो ऋणावेश और धनावेश हैं, इनको केमिस्ट्री में कैसे समझाया जाता है। तो आप देखेंगे केमिस्ट्री में इनको ऐसे बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, कोई एक पदार्थ है और उस पदार्थ का एक परमाणु हम ले लेते हैं, बहुत से परमाणु होंगे उसमें। तो परमाणु तो क्या है, उदासीन है, मतलब इसमें इधर मैं प्रोटॉन लिख रहा हूँ, इसमें मैं इधर इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ। मतलब इसमें अगर 10 प्रोटॉन होगा तो 10 ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अगर कोई परमाणु है तो उसमें 10 प्रोटॉन है तो 10 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इसलिए उदासीन है वो। अब हम एक काम करते हैं कि इससे मान लीजिए ये जो पदार्थ है वो कांच का छड़ ही है, मान लेते हैं कि ये कांच का छड़ है, ये कांच का छड़ है और उसका परमाणु हमने लिया है, तो ये है, बहुत से परमाणुओं से बना है, सारे परमाणु में ये काम हो जाएगा जो बताऊंगा मैं। और ये मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक रेशम का कपड़ा है, एक रेशम का कपड़ा है, और इसका भी हमने परमाणु लिया, तो ये परमाणु में क्या हो जाएगा, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। मान लिया कि यहाँ 9 है और यहाँ 8 है। अब क्या करेंगे, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो रगड़ते समय घर्षण उत्पन्न होगा, और जब घर्षण उत्पन्न होगा तो वो गर्म होंगे, और गर्म होने से उनको कुछ ऊर्जा मिलेगी, किनको, इलेक्ट्रॉनों को। और इलेक्ट्रॉनों को जब ऊर्जा मिलेगी तो वो क्या हो जाएंगे, अपने स्थान को छोड़कर दौड़ने लगेंगे, अपने स्थान को छोड़कर निकलने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे। और अगर मान लीजिए मैं बताया कि 2 तरीके के पदार्थ होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला। हम मान लेते हैं कि कांच जो है वो क्या है, देने वाला। तो ये क्या कर देता है कि जब गर्म होता है, इसमें ऊर्जा आती है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है। मैं यहाँ लिखता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाके किसको दे दे रहा है, रेशम के कपड़े को। एक इलेक्ट्रॉन इसने रेशम के कपड़े को दे दिया, और रेशम का कपड़ा क्या, इलेक्ट्रॉन ले लिया। एक ही की बात करें तो समझ में आए। अब देखिए, अब थोड़ी स्थिति हम देखते हैं कि उदासीन होंगे कि नहीं होंगे। अब नई स्थिति क्या बन गई है कि प्रोटॉन तो 10 है प्लस वाला, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है, 9। यहाँ देखिए, ये रेशम के कपड़े के परमाणु में क्या हो गया है, प्रोटॉन कितने हैं, 9, तो ये तो 9 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने बच गए हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉन पहले 8 थे
अब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है तो कितना हो गया, ये हो जाएगा, सॉरी ये 10 नहीं था, ये 9 था, ये 9 था, तो 9 तो ऐसे ही हैं, और ये 8 जो है इसमें, और देखिए ये गलत हो गया है कि इलेक्ट्रॉन भी 9 ही रहेंगे ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रोटॉन, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाए, तो आपको ध्यान देना चाहिए इस पर। चलिए, तो ये 9 और ये 9, लेकिन अभी ये कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल गया है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 10। अब प्लस वाला है 10, सॉरी 9, और माइनस वाला है 10, यहाँ प्लस वाला है 10, माइनस वाला है 9। अब आप जोड़ के देखिए, एक प्लस एक माइनस होता है तो घटाते हैं हम, और बड़े वाले का चिन्ह आता है, तो देखिए घटाएंगे और बड़े वाला का चिन्ह आएगा तो क्या बनेगा, +1। और इसमें अगर आप देखेंगे तो घटाएंगे, एक प्लस एक माइनस तो घटाना पड़ेगा, और बड़े वाले का चिन्ह आएगा तो क्या आएगा, -1। मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो वो क्या बन जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतना वो धनावेश बना लेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन जो लेगा उतना वो क्या कर लेगा, ऋणावेश बना लेगा। और अब अगर हम ये पदार्थ जो कांच का छड़ है इसका परमाणु लिए थे ना, तो अब यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे कि ये आयन है, इसको हम बोलते हैं कि धनायन है। वही चीज़ का नाम क्या हो जाता है, धनायन, और इसी चीज़ का नाम क्या हो जाता है, ऋणायन। देखिए कांच रेशम से दिक्कत हो रही है, तो मान लीजिए कि काश ये क्लोरीन होता, और ये मान ली ये जो है सोडियम होता और ये क्लोरीन होता, तो पहले सोडियम का परमाणु कहलाता, और इस स्थिति में ये क्या होता, क्लोरीन का परमाणु कहलाता, क्योंकि उस समय दोनों के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये आपस में बराबर थे। लेकिन जब किसी ने कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिया और किसी ने कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उस समय उनका नाम परमाणु न होकर आयन बन जाता है। अर्थात अगर ये सोडियम है तो बन जाएगा ये क्या, सोडियम आयन या सोडियम धनायन, और ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन ऋणायन या क्लोरीन आयन। ध्यान रखिएगा, आयन शब्द जैसे ही आ जाए समझ लीजिए कि उसके सिर पे प्लस या माइनस जरूर लगा है, और अगर परमाणु शब्द कोई प्रयोग करे तो आपको समझ लेना है कि उस पर कोई भी आवेश नहीं है, अर्थात उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर है। तो देखिए यही बात मैं बता रहा हूँ कि जब कांच का छड़ है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या आवेश बना लिया, धनावेश, और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसने क्या कर लिया, ऋणावेश बना लिया। अब इसी बात को आप समझ सकते हैं कि जैसे कांच और रेशम के कपड़े को रगड़ रहे होंगे ना, तो कांच का छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो बन जाता है धनावेश, धनावेश बना लेता है। और रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन एंट्री कर गए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, वो क्या बन गया, ऋणावेश। अब अगर हम बात करें, अगर ये बात इतनी आपको समझ में आ गई हो तो इसके आगे का बात करते हैं हम कि अभी मैंने आपको एक शब्द और प्रयोग किया, और वो शब्द क्या है कि जब दो चीज़ों को रगड़ेंगे हम तो घर्षण से ऊर्जा बनेगी, और ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे। तो थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं यहाँ पे हम। एक शब्द है, एक शब्द हम बोलते हैं आयनन विभव, एक शब्द होता है आयनन विभव, और दूसरा शब्द होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, दूसरा शब्द होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए आयनन विभव क्या है, मान लिया कि ये एक क्लास है, इस क्लास में यहाँ आगे टीचर पढ़ा रहा है और यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब आप देखेंगे कि जब टीचर पढ़ा रहा होगा तो ये स्टूडेंट और ये स्टूडेंट एकदम इसके पास हैं, तो इनको डर ज़्यादा लगेगा कि टीचर, अगर हम इधर उधर देखेंगे नहीं पढ़ेंगे तो टीचर हमको पीट सकता है, बोल सकता है। तो ये क्या होंगे, टीचर का जो प्रभाव है इन पर ज़्यादा लगेगा, और सबसे लास्ट वाले जो हैं उन पर टीचर का प्रभाव क्या होगा,
थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि इनको इधर उधर देखने से डर नहीं लगेगा कि टीचर चल के आएगा यहाँ तब पीटेगा ना, तब तक हम सही बैठ जाएंगे। आगे वालों को ऐसा है नहीं। तो अगर मान लीजिए ये लास्ट के जो 2-3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और यहीं पर गेट है, मान लीजिए कि ये गेट यहाँ पे लगा है, यहाँ से स्टूडेंट्स ओपन करके निकल सकते हैं, गेट लगा है। ये स्टूडेंट जो है ये इसको कुछ काम है, ये जाना चाहता है, लेकिन टीचर या स्कूल की परमिशन नहीं लेकर जाना चाहता है। जैसे मान लीजिए ये चाहता है कि अभी थिएटर में कोई मूवी लगी है और उस मूवी देखने जाना चाहता है, जिससे कि टीचर के बिना अनुमति के जाएगा तो घर पे भी लोगों को लगेगा कि क्या वो स्कूल गया है और मूवी भी देख लेगा। तो अगर मान लो अभी इसको जाना रहेगा तो ये डरेगा, अरे यार जाऊंगा, सर टीचर देख लेंगे तो फिर क्या होगा, बोलेंगे। अगर ये लास्ट के 2 और हैं, ये जो हैं ये बोले कि नहीं नहीं यार तू तो चला जा, जो भी होगा हम देख लेंगे, तो वो उसके लिए ऊर्जा का काम करेगा। और जैसे ही इतनी ऊर्जा ये देंगे तो इसको लगेगा कोई बात नहीं यार, ये देख लेंगे, तो यहाँ से ये निकलेगा और फटाक से इधर चला जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो भी परमाणु होते हैं उनमें ये नाभिक है। नाभिक में क्या होते हैं बता ही दिया मैं आपको, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और बाहर ये जो कक्षाएं बनी होती हैं ना, इन कक्षाओं में 2n² के नियम से 2n² के नियम से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। 2n² के नियम से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। n क्या है? इन कक्षाओं की संख्या 1। जैसे ये वाला क्या है? पहला, ये है दूसरा, ये तीसरा। ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। जैसे पहले में कितना भरेगा? 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे में 2 × 2 का स्क्वायर 8 होंगे। तीसरे में 2 × 3 का स्क्वायर 18 होंगे। तो ये रसायन विज्ञान का पूरा पार्ट है। जब आप रसायन विज्ञान जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है विज्ञान वाले में, मेंस में आप देखेंगे तो शुरू के 3 यूनिट विज्ञान ही हैं उसको, या फिर प्रीलिम्स में देखेंगे तो बोल रहा है कि विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, उसमें आप इन बातों को पढ़ेंगे। तो अब क्या हुआ कि इस बात को दिमाग में रखना है आपको, इसी से ये बात क्लियर होगी। अब ये बताओ कि जो पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये प्लस वाला खींच रहा है माइनस वाले को, तो अगर ये नाभिक खींच रहा है इस इलेक्ट्रॉन को तो ये पास है तो इस पर ज़्यादा बल लगेगा और ये छोड़ के नहीं जा सकता, दिक्कत हो जाएगी। ये वाला भी आसानी से नहीं निकलेगा। लेकिन जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अगर उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ऊर्जा कहीं से मिल जाए तो वो क्या करेगा? अपने इस कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2 अलग अलग प्रकृति के पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे तो घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होगी, और जब घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उस ऊर्जा के कारण क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैं क्लास का समझा रहा था, इसमें ये समझ लीजिए कि जो ये सब इलेक्ट्रॉन है पास, मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन हैं या पहले जो स्टूडेंट हैं, उनका नाम हम क्या देते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट हैं, आप दिमाग में समझिए इसको कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं में होते हैं, उनका नाम क्या होता है? बद्ध इलेक्ट्रॉन, या इसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। और जो सबसे बाहरी कक्षा होती है ये, इस बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इनको हम बोलते हैं कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, या हम बोलते हैं कि ये क्या है? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है। आपकी मर्जी है, बात तो एक ही है। किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और बाहरी कक्षा के अलावा जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। अब इनको निकलना मुश्किल काम है, इनको अगर हम ऊर्जा देंगे तब भी ये निकलेगा, तो यहाँ चला जाएगा। जैसे यहाँ स्टूडेंट्स, अगर पहला वाला स्टूडेंट बिना टीचर को सोचे कि टीचर देखे भी नहीं चला जाए, तो चाहे पीछे आगे वाले कितने भी उसको ऊर्जा देते रहे नहीं जा पाएगा,
क्योंकि उसको पता है कि उठूंगा यहाँ से तो ये बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा, बहुत समस्या होगी, नहीं जा सकता। ये पीछे वाले को दिक्कत नहीं है, इसके बाद कोई है नहीं, तो यहाँ से निकल के ये चला जाएगा अगर ऊर्जा मिलेगी तो वैसे ही ये जो बद्ध इलेक्ट्रॉन हैं ये ऊर्जा पाकर आसानी से नहीं निकलते हैं। हालांकि निकल ये भी जाएंगे, लेकिन पहले इसके निकल जाने चाहिए पूरे, फिर इससे निकलेंगे, ऐसे होगा। तो जो बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा पाकर अपने कक्षा को छोड़ते नहीं हैं, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ ऊर्जा पाकर अपने कक्षा को छोड़ देते हैं। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, तो अब इस बात को आप समझ सकते हैं। आयनन विभव क्या है? तो इलेक्ट्रॉन को, मतलब किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दी गई वह कम से कम ऊर्जा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दी गई वो कम से कम ऊर्जा जिसके कारण वो अपने कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाता है, क्या बोलते हैं? आयनन विभव। फिर सुनिए, आयनन विभव क्या है कि जब किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन को कुछ न्यूनतम ऊर्जा दी जाती है तो वो अपने कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाता है। उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? आयनन विभव। अगर ये बात आप समझ गए तो उस पर चलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता पर। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक परमाणु है, ये इसका नाभिक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, यहाँ बाहर इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं ऐसे। अब इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन आके एंट्री करना चाहता है, इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन आके एंट्री करना चाहता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ अंदर आने के लिए भी कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो अंदर आने एक इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु के अंदर प्रवेश करने में जो ऊर्जा लगती है उसको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। कहीं कहीं आप इसका परिभाषा ऐसे भी पाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को इसमें प्रवेश कराएंगे तो कुछ ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निकलती है, उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो मैं पहले ही बोला कि मैं एकदम जनरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत आपको डिफ़िकल्टीज तरीके से बातों को आगे नहीं बढ़ाऊंगा मैं। तो आप बस ये समझिए कि जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु में प्रवेशित कराया जाता है तो उस समय आवश्यक ऊर्जा को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब एक बार 2 मिनट में इन दोनों बातों को फिर समराइज करें, आगे बढ़ें। आयनन विभव क्या है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है समझ गए हैं आप? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, जो अंदर की कक्षाओं में हैं वो बद्ध इलेक्ट्रॉन हैं। इस क्लास का आप दिमाग में रखिएगा कि जो पहले स्टूडेंट हैं ये बद्ध इलेक्ट्रॉन हैं, इन पर टीचर का प्रभाव ज़्यादा है। अगर मान लीजिए टीचर पढ़ाते समय बीच बीच में अगर हाथ पांव भी चला रहा है, पीट भी रहा है, तो ये आगे वालों को बहुत डर रहेगा, ज़रा सा में उनके पास हाथ पहुंच जाएगा, और ये पीछे वालों को थोड़ा कम डर रहेगा कि अब आएंगे तब तक देख लेंगे या निकल जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए इन पर कम प्रभाव पड़ेगा टीचर का। टीचर इसमें कौन है? नाभिक, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ऋणावेशित को, जो ऋणावेश है उनको खींच रहा है। और स्टूडेंट इसमें कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? जो बाहर इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ ऊर्जा मिल जाएगा तो इनको छोड़कर, अपने कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को, किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उस ऊर्जा को हम क्या बोल देते हैं? आयनन विभव। और ऐसे ही किसी एक इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु में प्रवेशित कराने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अच्छा, अब ये बात अगर आप समझ गए कि कैसे इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब कैसे प्रवेश करेगा और कैसे निकलेगा, तो आपको अब रिवाइज करेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी कि हमने जो टॉपिक में बात किया कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके बाद हमने बात किया आवेश, उसमें शब्द आ गया, वो आवेश क्या है, फिर
आवेश को समझने के क्रम में धनावेश ऋणावेश क्या है। फिर हमने देखा कि एक कांच को और एक रेशम को रगड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन कांच में से निकल जा रहे हैं, रेशम में चले जा रहे हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो क्या हो गया, दाता, प्लस जो इलेक्ट्रॉन लिया वो क्या हो जाएगा, ऋण। अब आपको ये समझ में नहीं आया कि कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या कैसे प्रवेश करेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया कि जब रगड़ते हैं तो घर्षण से गर्मी पैदा होती है, उस गर्मी से ऊर्जा बनती है और उसी ऊर्जा को पाकर जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, वो निकल जाता है। और दूसरा अगर ग्राही प्रकृति का है तो इलेक्ट्रॉन वो निकालेगा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो हम बात कर रहे थे किसका, कि इलेक्ट्रॉनिकी क्या है। हमारा जो मूल मुद्दा था वो क्या था, इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में, कि इलेक्ट्रॉनिकी क्या है। और मैंने इसमें आपको बताया था कि ऐसे उपकरण जिनकी क्रिया इलेक्ट्रॉनों के नियंत्रित प्रवाह पर आधारित होती है वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में जिस भौतिक विज्ञान की शाखा में हम अध्ययन करते हैं उसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अभी मैंने सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है ये समझाया कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या चीज़। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स को हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें आएंगी, उसको देखेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बस समझाना चाहा कि इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिकी क्या है। इसका एक परिभाषा और आता है, जैसे कि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकी क्या है, तो हम बोलते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन उपकरणों के क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, जो कम विभव या कम वोल्टेज बोल लो आप लोगों के लिए वोल्टेज ठीक रहेगा, और मैं समझाऊंगा इसको कि है क्या। कम वोल्टेज व कम धारा पर कार्य करते हैं। तो देखिए ये भी मिल जाएगा। और ये कैसे, इलेक्ट्रॉनिक पूरा एक टॉपिक बनेगा, उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिकी का एक और परिभाषा आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन उपकरणों के क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है जो कम वोल्टेज और कम धारा पर कार्य करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेगा कि क्या पंखा जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या नहीं है, तो आप बोलेंगे नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये न्यून धारा और न्यून विभव पे काम नहीं करता है। आप अपना मोबाइल देखिए, मोबाइल के लिए जब हम चार्ज करते हैं तो बहुत कम धारा पे काम करता है। अगर हम आगे मीटर लगा ले घर के और महीने दिन केवल मोबाइल ही चार्ज करें और कुछ ना चलाएं, ना पंखा चलाएं, ना फ्रिज चलाएं, ना टीवी चलाएं, कुछ ना चलाएं, तो आप देखिएगा कितना यूनिट बनेगा। एकदम नाम मात्र यूनिट बनेगा और आपको बिल जो है ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप जब फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा चलाते हैं तो बिल ज़्यादा आता है। अर्थात ये क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज और उच्च धारा पे काम करते हैं, और उनका नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल उपकरण। जो मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा, आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल उपकरण ये हैं जो उच्च धारा और उच्च वोल्टेज पे काम करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं वो क्या करते हैं, कम धारा, कम विद्युत धारा या कम वोल्टेज और कम विद्युत धारा पे काम करते हैं। अच्छा, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, मैंने सिर्फ अभी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या है ये आपको समझाया। जब हम इलेक्ट्रॉनिक के अंदर पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल जो होते हैं उसमें क्या अंतर है, और इलेक्ट्रॉनिक को पढ़ते हैं तो कैसे वो इलेक्ट्रिकल से अलग हैं।
अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये भी आ रहा होगा कि एमपीपीएससी की तैयारी करेंगे तो इतना डिटेल ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपका गलत धारणा होगा। हम तो उतना ही पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो समझ में भी तो आए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है मैं केवल परिभाषा वहाँ लिख के आगे चला जाता तो नहीं समझ में आती बात, लेकिन अभी आप बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या है। और फिर जब इस पर डेडिकेटेड लेक्चर अभी अगले लेक्चर में आएंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगी कि ये क्या चीज़ें हैं, किसी को आप समझा पाओगे आसानी से, और प्रश्न आएगा तो एकदम आराम से लिख सकते हो आप। चलिए, मैं पूरा प्रयास किया कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिकी क्या है समझ में आ जाए। उसमें जो भी विज्ञान की बातें आई उनको भी समझाया मैं। अब हम लोग, अभी मेरा टारगेट क्या था, 3 शब्दों को समझाना, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिकी, उसके बाद सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, इसको समझाना था। तो इलेक्ट्रॉनिकी को तो मैंने समझा लिया, इलेक्ट्रॉनिकी क्या है इसको मैंने समझा लिया, सूचना क्या है इसको अब समझेंगे हम, और फिर संचार क्या है उसको समझेंगे। तो अभी इस लेक्चर को मैं यहाँ रोकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर होंगे तो शायद आपको पढ़ने में सहूलियत न रहे, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग संचार और सूचना को और प्रौद्योगिकी को समझने का प्रयास करेंगे, और फिर इनका एक एक चीज़ें पढ़ेंगे जो सिलेबस में हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिकी क्या है, उसके अंदर इतनी चीज़ें हैं, तो उसमें से जो काम की और हमें एग्ज़ाम के लिए लगता है कि ये हमारे सिलेबस के लिए रिलेवेंट है उसको पढ़ेंगे। और पढ़ते समय एकदम बारीकी से पढ़ेंगे कि आपको हर बात समझ में आ जाएगी। मैं इसमें कहीं आपको ऐसा नहीं पढ़ाऊँगा कि आप जो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं वैसा पढ़ना है, वो हमें नहीं पढ़ना है। हम मूल बातें ही पढ़ रहे हैं, सामान्य अध्ययन ही कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से कर रहे हैं कि हर एक बात हमें समझ में आ जाए। तो ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग सूचना को देखते हैं। धन्यवाद।